हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महादेव मेंदाड़ और मैं एक किताब का अध्ययन करने जाने वाला हूँ। तो वो किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट, मतलब मैं रीडिंग कर रहा हूँ। तो जो किताब लिखी है लेखक ने, उनका नाम है जेम्स क्लियर। और जेम्स क्लियर ने उनके अनुभवों से, उनके लाइफ में जो घटनाएं हुई है उनके अनुभवों से ये किताब लिखी है। और ये किताब बहुत ही बेहतरीन है। एटम मीन्स छोटा छोटा पार्टिकल, तो छोटा छोटा चेंजेस हमारे जीवन में हम करेंगे तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम पाएंगे। तो उसके लिए ये किताब लिखी गई है। जोसेफ मर्फी ने भी बोला है कि हमारा माइंड जो रहता है, जोसेफ मर्फी बोल के एक लेखक है, एक किताब के नहीं है लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो हम अगर कौन सी भी आदत डालते हैं तो हमारे माइंड में एक विचार चक्र चलता है। और वो विचार चक्र जो है दो मन रहते हैं उसके भी। तो एक चेतन मन रहता है और एक अवचेतन मन रहता है। तो डिसीजन जो हम लेते हैं चेतन मन से लेते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन हमारे माइंड के पीछे और एक दूसरा मन रहता है, वो रहता है अवचेतन मन। वो सदा के लिए हमको बताता रहता है कि 3 दिन तो हो गया, मैं करूँगा या नहीं करूँगा, चलो आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है हमको बताते रहता है। जैसा सपोज़ हम कोई जहाज़ चलाते हैं या बस चलाते हैं, तो चलाने का जो है वो एक कॉन्शियस माइंड है। फॉर एग्जांपल जहाज़ चलाते हैं तो जहाज़ का कैप्टन है, वो जहाज़ को चलाता है, तो वो कॉन्शियस माइंडली चलाता है। लेकिन जहाज़ को चलाने के लिए उसके पीछे जो यंत्रणा है, उसके मशीनरीज है, उसका एक मशीन है, उसका एक इंजन है। तो जो इंजन है उसका जो रचना है, उसका जो टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है, ये सब सिस्टम जो है उसका एक सबकॉन्शियस माइंड है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो डिसीजन लेने के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। तो सबकॉन्शियस माइंड भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्शियस माइंड भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम रात को सोते हैं तो अगर हम कहीं जाना है, मुझे ही अभी बुक रीडिंग करना है, तो मुझे उठना है, सुबह जल्दी उठना है, तो हमारे माइंड में जो मन रहता है वो मन बोलते रहते मैं सुबह जल्दी उठना है। तो ऑटोमेटिक हमारा जो नींद है खुलता है और मैं रीडिंग करने के लिए ऐसे बैठ गया। देखो, तो एटॉमिक हैबिट लाने के लिए डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ आदत डालने के लिए डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मुझे बताना है। तो छोटी छोटी आदत हम अगर डालेंगे तो उसके अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन वो कंटिन्यू करना है। अभी लेखक ने बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिया है, ब्रिटिश साइकिलिंग का एग्जाम्पल दिया है। तो ब्रिटिश साइकिलिंग का जो भाग्य है, जो उन्होंने पाया है, 2003 में एक दिन अचानक बदल गया उनका भाग्य। ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के संचालक संगठन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन संचालक बना है। ग्रेट ब्रिटेन के पेशेवर साइकिल चालक लगभग 100 साल से गुमनामी झेल रहे थे। 1908 के बाद से ब्रिटिश साइकिल सवार ओलंपिक खेलों में केवल एक ही स्वर्ण पदक जीत पाए थे। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस में तो उनका प्रदर्शन और भी खराब था, क्योंकि 110 वर्षों में एक भी ब्रिटिश साइकिल सवार ने यह रेस नहीं जीती थी। अभी 110 साल में क्यों नहीं जीती? क्योंकि जो उनका जो कंटिन्यू एफर्ट है, उन्होंने जो आदत डाली थी, तो कभी उन्होंने किया नहीं रहेगा, कभी क्या रहेगा। उसका परिणाम ये हुआ कि 110 साल उनको कुछ मिला नहीं, उस भी स्वर्ण पदक मिला नहीं, रेस उन्होंने जीता नहीं। तो दरअसल ब्रिटिश साइकिल सवारों का प्रदर्शन इतना खराब था कि यूरोप के एक शीर्ष साइकिल निर्माता ने तो काफ़ी आश्चर्यजनक कदम उठाया। अभी क्या कदम उठाया देखो, इसने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को अपनी साइकिलें बेचने से इनकार कर दिया। इसे डर था कि अगर दूसरे पेशेवरों ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को उनकी साइकिलें चलाते हुए देखा तो
इससे उसकी बिक्री पर उसका बुरा असर पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कदम उठाया कि साइकिल ही इन लोगों को देना कराई। इन लोगों को साइकिल देना ही नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू हारने वाली टीम है, क्योंकि उनका भी नाम खराब हो रहा है। साइकिल कौन से कंपनी की है, वो लोग सोचने वाले हैं कि इस साइकिल की वजह से तो नहीं हार रहे। तो मैं कंटिन्यू करूँगा। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग का कायाकल्प करने के लिए नियुक्त किया गया। पिछले कोचेस और उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। ब्रेल्सफोर्ड एक रणनीति के प्रति समर्पित थे जिसे वे आंशिक लाभों का संग्रह कहते हैं। इस प्रदर्शन का उद्देश्य हर चीज़ में बहुत छोटे सुधार करके निरंतर बेहतर बनाना था। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, पूरा सिद्धांत इस विचार से आया है कि अगर आप साइकिल चलाने की पूरी प्रक्रिया को हिस्सों में तोड़ दें और उन सभी हिस्सों को 1% बहुत बना ले, तो इन सभी हिस्सों में हुए सुधार को मिलाकर देखने पर आपको महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी। मतलब एक साथ नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा हमको चेंजेस करना पड़ेगा। ब्रेल्सफोर्ड और उनके साथियों ने पेशेवर साइकिलिंग टीम की कार्यप्रणाली में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत की। उन्होंने साइकिल की सीट्स को दोबारा डिज़ाइन करके ज़्यादा आरामदेह बनाया। उन्होंने बेहतर पकड़ हासिल करने के लिए टायरों पर अल्कोहल मला। साइकिल चलाते समय सवारों का आदर्श मांसपेशी तापमान रखने के लिए उन्होंने उनसे बिजली से नरम होने वाले ओवरशॉर्ट पहनाने को कहा। उन्होंने बायोफीडबैक सेंसर के निगरानी की कि हर खिलाड़ी की किसी खास वर्कआउट पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। टीम ने विंड टनल में कोई पोषकों का परीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने अपने आउटडोर सवारों को इंडोर रेसिंग सूट्स पहनाया जो ज़्यादा हल्के और ज़्यादा एरोडायनामिक साबित हुए। लेकिन वे यह नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% सुधार की खोज करते रहे, जिन्हें आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। जिन्होंने विभिन्न प्रकार के मसाज जेल्स का परीक्षण किया ताकि यह पता लगा सके कि मांसपेशी में सबसे तेज सुधार किससे होता है। उन्होंने एक सर्जन को नियुक्त किया जिसने हर साइकिल का सवार को सिखाया कि सर्दी की आशंका को घटना के लिए हाथ धोने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। उन्होंने हर साइकिल सवार को सर्वश्रेष्ठ नींद लेने वाले तकियों और गद्दों को चुना। उन्होंने टीम के ट्रक के अंदरूनी हिस्से को साफ पुतवाया जिससे धूल के छोटे कणों को देखने में मदद मिली जो सामान्य स्थिति में नहीं दिख पाते थे और साइकिलों के प्रदर्शन को कमज़ोर कर सकते थे। जब ये और इसी तरह के सैकड़ों अन्य छोटे सुधार इकट्ठे हुए तो परिणाम इतनी तेज़ी से मिले कि कोई भी उनकी कल्पना नहीं कर सकता था। ब्रेल्सफोर्ड के कमान संभालने के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग के 2008 ओलंपिक खेलों में रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में वर्चस्व स्थापित किया, जहां उन्होंने 60% स्वर्ण पदक जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 4 साल बाद जब लंदन में ओलंपिक खेल हुए तो ब्रिटिश टीम ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। उन्होंने 9 ओलंपिक कीर्तिमान तथा 7 विश्व कीर्तिमान बनाए। उसी साल ब्रैडली विगिन्स टूर द फ्रांस को जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिल सवार बने। अगले साल उनकी टीम के साथी क्रिस फ्रूम ने यह रेस जीती। उन्होंने 2015, 2016 और 2017 में भी यह रेस जीती, जिससे ब्रिटिश टीम को 6 सालों में 5 टूर द फ्रांस विजय हासिल हुए।
2007 से 2017 के 10 सालों में ब्रिटिश साइकिल सवारों ने 178 विश्व चैंपियनशिप जीती। इसके अलावा उन्होंने 66 ओलंपिक या पैरा ओलंपिक मेडल जीते और 5 टूर्स द फ्रांस विजय हासिल की। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन की वजह से इसे ब्रिटिश साइकिलिंग के इतिहास का सबसे सफल दौर कहा जाता है। यह कैसे हुआ? सामान्य खिलाड़ियों की यह टीम बहुत छोटे परिवर्तन करके विश्व चैंपियन कैसे बन गई? छोटे छोटे सुधार मिलकर इतने उल्लेखनीय परिणाम कैसे बने? इस सबसे अहम प्रश्न, आप अपने जीवन में इस नीति को कैसे दोहरा सकते हैं? अभी देखो, कौन सा भी चेंजेस एक दिन में नहीं होता है, उसको दोहराना बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी एक निर्णायक पल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना आसान होता है। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने को कम महत्व देना भी आसान होता है। अक्सर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, चाहे यह वजन घटाना हो, व्यवसाय खड़ा करना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या कोई दूसरा लक्ष्य हासिल करना हो। हम एक ऐसा क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक सुधार करना चाहते हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति दांतों तले उंगलियां दबा ले। 1% का सुधार करना खास उल्लेख नहीं होता है। कई बार तो यह नज़र ही नहीं आता है, लेकिन यह कई ज़्यादा सार्थक हो सकता है। खास तौर पर लंबे समय में एक छोटी बेहतरी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। इसे गणित की दृष्टि से समझें। अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसके विपरीत अगर आप दर साल भर 1% बदतर बनते हैं तो आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे, जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू होता है, वह संग्रहित होकर ज़्यादा बड़ी जीत या हार में बदल जाता है। आदतें आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बड़ा होता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रखने पर उनके परिणाम जबरदस्त होते। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलटकर देखने पर ही आपको अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत साफ दिखाई देगी। दैनिक जीवन में इस अवधारणा का महत्व समझना मुश्किल है। हम अक्सर छोटे परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उस पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते हैं। आप थोड़े पैसे बचाए तो आप मिलियनेयर नहीं बन सकते। आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाते हैं तो इससे आप फिट नहीं हो सकते। अगर आप आज रात 1 घंटे तक मैंडेरिन भाषा सीखते हैं या यदि दूसरी कोई भाषा सीखते हैं तो आप उसे पूरी नहीं सीख पाते। हमें परिवर्तन के बाद परिणाम जल्दी नज़र नहीं आता है, इसीलिए हमें अपनी पुरानी दिनचर्या में फिसल जाते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनना है, यह हमको कसम लेनी है। 1 साल तक हर एक दिन 1% बेहतर बनेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे? 1 साल हर दिन 1% बेहतर बनने के लिए हमको डिसीजन लेना है। दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति के कारण बुरी आदत भी आसानी से पड़ जाती है। अगर आप आज अस्वास्थ्यकर चीज़ खाते हैं जो वजन का कांटा ज़्यादा नहीं हिलता है, अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं और अपने परिवार को नज़रअंदाज करते हैं तो वे आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप आज टालमटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कल के लिए छोड़ देते हैं तो आपके पास आमतौर पर उसे बाद में पूरा करने का समय
रहेगा। एक अकेले निर्णय को महत्वहीन मानना आसान होता है, लेकिन जब हम अपने 1% दोषों को हर दिन दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत साबित करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे चयन चक्रवृद्धि होकर विनाशकारी परिणामों में बदल जाते हैं। यह कई गलत कदमों का संग्रह है, 1% बदतर यहाँ और 1% वहाँ। इससे अंततः एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आज के दिन को इतना ही। ये हर दिन का 1% बेहतर बनना मैं जारी रखूँगा कल के लिए।